नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं आज मध्य प्रदेश के इतिहास की लेक्चर 2 के तहत, अर्थात हमने लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है जहां से हमने मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को शुरू किया है। उस लेक्चर में हमने प्री हिस्टोरिक जो ईरा होती है मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में, जो प्री हिस्टोरिक साइट है, ताम्रपाषाण कालीन जो साइट है मध्य प्रदेश की, उसके बारे में बात की है। वीडियो में आगे बढ़कर हम बात करने वाले हैं आज मुख्य रूप से वैदिक युग और अनुश्रुति पर आधारित इतिहास के बारे में। मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपने सिलेबस देखा होगा। सिलेबस के तहत यूनिट 1 में ये टॉपिक आता है और 1.1 में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख इतिहास की घटनाएं और प्रमुख राजवंशों को हमें पढ़ना है। तो ये वीडियो थोड़ा सा कई सीरीज में जाएगा अगर हमें उसकी राजवंश को कवर करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको कुछ कालखंड बताना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि सभी स्टूडेंट इस फील्ड से नहीं हैं। यहाँ अगर कोई वीडियो देख रहा है या इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन्होंने हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर उनको एक कालखंड जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, उन्हें डायरेक्टली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम अगर इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम अगर पीछे मुड़ कर देखें कि एक्चुअल में इतिहास हमारा कब से शुरू होता है, तो हमने बताया है आपको कि इतिहास वो होता है जिसका लिखित स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। तो मुख्य रूप से अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसमें लिखित स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि हम इसको नहीं पढ़ पाए, अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमने इसको प्रोटो हिस्ट्री वाले पार्ट में रखा है। तो ये जो इसका टाइम पीरियड था लगभग 2450 बीसी से 1500 बीसी के बिटवीन माना जाता है। यानी कि जीरो का जो कालखंड है उसके भी पहले 1500 से 2000 2500 साल पहले ये सभ्यता रही थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में लगभग 4500-5000 साल हो गए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक युग। वैदिक युग इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें वैदिक यानी कि वेद, चारों जो वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की रचना हुई थी। वैदिक युग को भी सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं ऋग्वेदिक ईरा, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है और इसके लिखित साक्ष्य हमें मिलते हैं, इसीलिए हम यहीं से हिस्ट्री की शुरुआत पाते हैं। दूसरा है लेटर वैदिक ईरा, यानी कि इसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच माना जाता है और इस कालखंड में मुख्य रूप से ऋग्वेद की रचना हुई थी। और लेटर वैदिक ईरा का जो कालखंड है 1000 से 600 बीसी यानी कि 400 साल, यानी कि कुल मिलाकर हो गए लगभग 1400-1500 साल का एक कालखंड है वैदिक युग मानी जाती है। और इसमें मुख्य रूप से 3 वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना हुई है। तो यहाँ पर ऋग्वेदिक ईरा का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि इसी से मनुष्य ने पढ़ना, जाना, सीखा और लिखना स्टार्ट किया। एक्चुअल में पहले जो हिस्ट्री होता था, जो हमारे पूर्वज होते हैं, वो श्रुतियों, मेमोरी में याद रखते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में जाते थे। लेकिन सबसे पहले जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, उन्होंने इसका संकलन किया, उसको लिखित रूप में जो है शामिल किया और ऋग्वेद की रचना हुई इस कालखंड में। तो हमें इस ऋग्वेद से उस समय की तत्कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी जानकारी मिलती है। तो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में इसका क्या महत्व है, क्या नहीं है, हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो हमें टाइमलाइन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की तो हम कई बार बात करेंगे कि मौर्य काल में ऐसा हुआ, गुप्त काल में ऐसा हुआ, ऋग्वेदिक काल में ऐसा हुआ। तो यहाँ पर ये टाइमलाइन आपको पता होना चाहिए। वैदिक युग के बाद आती है महाजनपद काल। महाजनपद काल जो है बेसिकली 600 बीसी से 300 बीसी के लगभग माना जाता है, एवरेज हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इसको महाजनपद काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ऋग्वेद है इसके बाद और दूसरे ग्रंथ भी लिखे गए जिससे हमको हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। और अंगुत्तर निकाय एक जैन जो एक ग्रंथ है जिसमें हमें उस समय के 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आज के टाइम पर मेट्रो सिटी होती है, बिल्कुल उसी टाइम पर महाजनपद हुआ करते थे, जो बड़े शहर होते थे, काफ़ी
काफ़ी संपन्न होते थे। तो 16 महाजनपद की बात करिए, जिसमें से वर्तमान में 2 पाकिस्तान में हैं और इनमें से 2 महाजनपद हमारे मध्य प्रदेश में है। हम इसकी भी बात करेंगे जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे। महाजनपद काल के बाद आता है द मोस्ट पावरफुल मौर्य काल। मौर्य काल जो है 183 BC में इसकी स्थापना होती है और ये लगभग 322 BC में इसका जो है स्थापना होती है। 322 BC में इसकी स्थापना होती है और 183 BC तक ये वाला टाइम रहता है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, अर्थशास्त्री, इनकी द्वारा लिखित बुक है। और द मोस्ट पावरफुल महान सम्राट जिसको कहा था सम्राट अशोक, वो भी इसी जो है मौर्य काल से ही ताल्लुक रखता था। तो ये काफ़ी समृद्ध काल रहा है मौर्य काल। और मुख्य रूप से जो मगध महाजनपद है वर्तमान में बिहार साइड पे पड़ता है, तो वहाँ पर इनका राज्य था। ये दूसरे भी राज्य को जीतते रहते थे, अवंती से भी इनका संबंध रहा है। हम इसकी भी चर्चा जब हम करेंगे सिस्टमेटिक तो पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद जो कालखंड आता है इसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल में कई 183 BC से कई सारे 200 AD तक, अब हम BC क्रॉस करके AD पर आ चुके हैं, यानी कि ठीक है, समझ गए होंगे आप कि अब हम प्लस वाले में चल रहे हैं। तो इसके में कई सारे वंश जैसे सुंग वंश, सातवाहन वंश, कण्व वंश जैसे राजा रहे, प्लस यहाँ पर विदेशियों ने भी आक्रमण करा और वो भी यहाँ पर रहे, जैसे कि शक पढ़ते हैं हम। शक के बाद आते हैं कुषाण। तो इस प्रकार से रहा है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बाद भी एक बहुत महत्वपूर्ण काल आता है जिसको हम बोलते हैं, अब हम इसी के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को जो है भारत के स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी जाती है और कई महान व्यक्ति इस कालखंड में हुए हैं। इसका कालखंड भी लगभग हम अगर राउंड फिगर में बात करें 255 AD से जो है 500 के लगभग मानी जाती है, ठीक है, गुप्त काल। फिर गुप्त काल के बाद जो कालखंड आता है इसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ये जो कालखंड है थोड़ा क्षितिज हो जाता है, क्योंकि इस समय आते आते जो है अरब या हम कहें मुस्लिम जो दूसरी कंट्रीज है वो आक्रमण करने लग जाते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं और कई छोटे छोटे साम्राज्यों में बढ़ जाता है। प्लस साउथ में कुछ अलग वंश चलते हैं। तो यहाँ पर फिर इसके बाद जो है मध्य, तो यहाँ तक गुप्त काल की जो बात होती है हम इसको बोलते हैं प्राचीन इतिहास, ठीक है। इसके बाद मध्यकाल आता है। मध्यकाल में मुख्य रूप से जो मुस्लिम आक्रमण करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल एम्पायर, उसको पढ़ते हैं। फिर ये मध्यकाल हो गया और आधुनिक काल आता है लगभग अपना 1600 मतलब 1700 के आप राउंड फिगर मान ली 1700 सन के बाद का जो कालखंड है हम उसको आधुनिक में गिनते हैं, जिसमें अंग्रेज आ गए। तो इस प्रकार से हिस्ट्री को हम कवर करते हैं। आई थिंक ये टाइम पीरियड आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम बढ़ते हैं हमारे मुख्य उद्देश्य की और हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करते हैं किसकी, वैदिक युग की। तो वैदिक युग की अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आर्य संस्कृति जो है उत्तर भारत में ही जो है क्या थी, उत्तर भारत में ही ये सीमित थी। ये बात हमको याद रखना है। उत्तर वैदिक समय में, अब उत्तर वैदिक समय आप समझ गए होंगे हम किस कालखंड की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको पहले बताया। विंध्याचल को पार करके मध्य प्रदेश में कदम रखा। विंध्याचल एक पर्वत होता है, अगर मध्य प्रदेश का हम लगभग वाला मैप मान ले तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नीचे जो है सतपुड़ा पर्वत रेंज और इसमें नर्मदा नदी बहती है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नर्मदा को जो क्रॉस करके आए तो उत्तर वैदिक काल में आए, जिसका वर्णन हमको ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक जाति का उल्लेख किया गया है, निषाद जाति, जो मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। ऋग्वेद एवं में दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। उस समय जो नर्मदा नदी है उसको रेवा कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका यूज किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण सांख्यनाथ शोधसूत्र तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे, ठीक है, ऐसा विवरण मिलता है कहीं पे हमको लिखा हुआ। इसके बाद अत्रि, पाराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि ऋषि आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार कालकुट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र के शासक थे और उस समय नर्मदा का नाम क्या था, रेवा था। मौनी गंधर्व से जब उनका संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुत्स को नागों की सहायता हेतु भेजा, जिससे गंधर्व को पराजित करके पुरुकुत्स में ही जो है पुरुकुत्स ने ही रेवा का नाम क्या करा, नर्मदा करा।
तो इस प्रकार से जो है फिर मध्य प्रदेश की हिस्ट्री सामने आने लगती है कि किस कालखंड में क्या हुआ। और यहाँ पर ये चूंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते कि किस टाइम पीरियड की घटना है, ठीक है। मुख्य रूप से हमारा जो टाइम पीरियड है मध्य प्रदेश का महाजनपद काल के बाद ही स्टार्ट होगा इस वंश, क्योंकि ये वैदिक वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेवा का नाम नर्मदा किसने किया, तो किसने किया, पुरुकुत्स ने किया। इसी वंश के मुचुकुंद ने ऋक्षोर पारियात्र पर्वत मालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी बसाई, जिसको ओंकारेश्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसकी स्थापना करी, छोटा सा शहर बसाया जो आज आप सभी जानते हैं। अब हम कुछ इतिहास की बात कर लेते हैं जो कि अनुश्रुति पर आधारित है। कारुष वंश की हम बात करते हैं। तो कारुष वंश की हम बात करें तो अनुश्रुति के अनुसार मनुष्य की परंपरा में जो अंतिम मनु है, जिसके समय विश्वव्यापक बाढ़ आई थी, जिनका नाम वैवस्वत था, उनके 10 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र जो है कारुष वंश पे अपना साम्राज्य स्थापित करा, जिसको कारुष वंश कहते हैं, और वर्तमान में बघेलखंड में आता है। अब आपको हम यहाँ पर छोटी सी और बात बताना चाहेंगे कि ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है। आपको पर्टिकुलर कुछ एरिया पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में बात करें। अगर हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक संदर्भ में बात करें तो ये इस प्रकार का एरिया जो होता है, इसको हम बुंदेलखंड का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और यूपी का भी बहुत सारा पार्ट है इसमें, उसको भी बुंदेलखंड कहते हैं, बट हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। और इसी प्रकार से रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है, इसको बघेलखंड कहा जाता है। ये वाला पार्ट जो है इसको हमारा मालवा का पठार कहा जाता है, ठीक है। और ये फिर इधर से नर्मदा नदी निकलती है और ये सतपुड़ा रेंज वाला पार्ट होता है। सतपुड़ा में भी बहुत सारी जो होती है रेंजेस होती हैं। तो अगर हम बघेलखंड कारुष वाली बात कर रहे हैं तो मतलब हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उस समय पे वैदिक ईरा में, ऋग्वैदिक लेटर वैदिक ईरा में यानी कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर कारुष वंश की नींव पड़ी। चंद्रवंशीय एल साम्राज्य के बारे में भी हमको मिलता है कि मनु वैवस्वत की जो पुत्री थी इला, उसका विवाह सोम से हुआ था, जिसका राज्य का नाम इनके नाम पर ही जो है चंद्रवंशीय एल साम्राज्य पड़ा। और इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम सोम था और इनका साम्राज्य कहाँ पर था, बुंदेलखंड में था। और सोम के जो पुत्र थे वो आयु और अमावसु हुए थे। इसी बात हम आगे पढ़ते हैं ययाति और एल साम्राज्य का विभाजन। तो राजा आयु की तीसरी पीढ़ी में चंद्रवंशी ययाति हुआ और ययाति ने अपना जो साम्राज्य है 5 पुत्रों में बांट दिया था। इस विभाजन में यदु जो है उसको चर्मणवर्ती यानी कि चंबल का क्षेत्र, नेत्रवती बेतवा, ठीक है, नेत्रवती बेतवा और शुक्तिमती, ठीक है, और है शुक्तिमती केन का घाटी क्षेत्र प्राप्त हुआ और इसके नाम पर ही यदु या यादव वंश की नींव पड़ी। तो ये बातें हमें याद रखनी है। आगे हम बढ़े तो दंतवक्र नामक दैत्य के नाम पर जो है इस दतिया राज्य में जो फिर से हम बोलेंगे कि दंतवक्र नामक दैत्य के नाम पर दतिया राज्य का नाम पड़ा है। श्री कृष्ण द्वारा जो परास्त दंतवक्र है गोपाल वक्ष हो गए और ग्वालियर की पहाड़ियों में आ गए। इससे इस क्षेत्र को गोपालगिरी भी कहते हैं, ग्वालियर का पूर्व नाम है। तो इस प्रकार के कुछ विवरण हमें कहीं ना कहीं से मिलते हैं, तो यहाँ पर उनका जो है समावेश किया गया है। अगर हम आगे बढ़े तो मनु का एक पुत्र इक्ष्वाकु के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, जिसके पुत्र ने दंडकारण्य राज्य पर राज्य स्थापित किया। मांधाता चक्रवर्ती की बात करें हम अगर, तो मांधाता वंश का प्रतापी राजा मांधाता हुआ। राजा चक्रवर्ती सम्राट था। इसके पुत्र पुरुकुस ने मध्य भारत के नाग राजाओं को गंधर्वों की सहायता के खिलाफ सहायता दी थी और रेवा का नाम नर्मदा किया था। हमने आगे बात कर ली है। हेही साम्राज्य का भी पढ़ना चाहिए हमें। तो यादव वंश के संस्थापक यदु के पुत्र थे हेहल, ठीक है, हेहय के नाम पर स्थापित हुआ था। और राजा राजा महिष्मंत थे ये, ओके, महिष्मती वाला, हाँ, महिष्मंत ने एक जीते गए दुर्ग का नाम महिष्मती रखा यानी कि महेश्वर। इनके जो वंशज है कृतवीर ने हेहे वंश के विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। शस्त्र अर्जुन की बात करें हम तो हेहे वंश में ही कार्तिवीर्य या अर्जुन या फिर सहस्त्र अर्जुन नाम का महान सम्राट हुआ। अब हम ये नहीं कह सकते पांडव वाला अर्जुन है, ठीक है, जिसकी 1000 भुजा मानी गई थी और इसने समस्त पृथ्वी को जीता अनेक यज्ञ किए। और कुछ बुक्स में लिखा हुआ इसने लंका के राजा रावण को हराया। हो सकता है ये आसपास के कोई क्षेत्र हो, उससे उस समय भ्रांति स्वरूप यहाँ पर इस चीज को लिखा हो, इसके बारे में हम श्योर नहीं है।
आगे अगर हम बात करें तो राजा अवंती की, तो अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने अवंती मालवा, जो अवंती मालवा में पड़ता है यानी कि उज्जैन आज के रिस्पेक्ट में, पर राज्य किया और अवंती नाम जो है जयध्वज के पुत्र अवंती नामक राजा के नाम पर पड़ा। अवंती ने ही यादवों को विदिशा से भगाया था। ठीक है, तो ये इसकी टाइम है कि किस प्रकार से अवंती नाम पड़ा इसका। और महाकाव्य काल की भी हम बात कर लेते हैं, तो रामायण और महाभारत में मध्य प्रदेश की विभिन्न राज्यों का जो है वर्णन मिलता है, क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि राजा श्री रामचंद्र जी ने चित्रकूट में तुलसीदास जी को दर्शन दिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपना वनवास दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में बिताया, जो कि कहाँ क्या पड़ता है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आता है। यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था और वाल्मीकि आश्रम में जो निर्वासित माता सीता है ने लव कुश को यहीं पर जन्म दिया था, जो आश्रम टोंस नदी तमसा नदी के तट पर स्थित है, जो अमरकंटक से निकलती है। लगभग आपकी पड़ती है टोंस नदी, ये आपका बघेलखंड वाले एरिया में ही पड़ती है। ठीक है, और भविष्य में कुछ नहीं है, ये कुश है। कुश ने, लवकुश वाले कुश ने दक्षिण कौशल जो कि छत्तीसगढ़ में आता पर राज्य किया और शत्रुघ्न के पुत्र शंभुघाती ने विदिशा पर राज किया। इस समय सतपुड़ा विंध्याचल में निषाद जाति का राज था। ठीक है, ये बात मिलती है। इस समय सतपुड़ा विंध्याचल में किसका राज था, निषाद जाति का राज था। महाभारत युद्ध में पांडवों की सहायता, जो देखिए अब हम रामायण की बात कर ली, अब हम महाभारत की बात करते हैं। अब महाभारत का कालखंड एक्चुअल में क्या था वो मैं यहाँ पर नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का विवरण कहाँ मिलता है, क्या कैसा मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो महाभारत में पांडवों की सहायता मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्रों के राज्यों ने की थी। यहाँ पर एक्चुअल में पांडवों की सहायता नहीं है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, हमें पता है एक साइड पर पांडव थे और एक साइड पर जो है कौरव थे। तो पांडवों की सहायता किसने की थी, तो इन क्षेत्रों ने, इन राज्यों ने उस समय पे जो है पांडवों की सहायता की थी। वत्स, काशी ये जो है प्रमुख नगर हुआ करते थे और उनके राज्य थे। चेदी जो कि जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है वर्तमान में मध्य प्रदेश के। कारू, दशाण और मत्स्य ने जो है पांडवों की सहायता की थी। इसी प्रकार कौरवों का साथ दिया था महिष्मती, अवंती, भोज, अंधक, विदर्भ, निषण और वृष्णि ने। तो यहाँ पर ही कुछ बुक्स में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, और हमें पता है अवंती हमारा उज्जैन की बात चल रही है और चेदी बुंदेलखंड की बात चल रही है, क्योंकि उस समय पर ये महाजनपद हुआ करते थे, बड़े शहर थे, मेट्रो सिटीज थे। तो इनके बारे में इतना विवरण मिलता है कि पांडवों की सहायता किसने की और किसने क्या किया। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अब हम जो है, आपने अगर हमारे वीडियो में स्टार्टिंग में इस बात को समझी है किस प्रकार से क्या क्या टाइम पीरियड रहा है, तो अब हम बिल्कुल सिस्टमेटिकली वहीं पर बात करेंगे। देन इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में कुछ छोटे छोटे प्रमुख साम्राज्य भी हुए हैं जिनका राज्य मध्य प्रदेश में ही था, हम उनके वंशों की भी बात करेंगे। तो वैदिक ईरा की आज हमने बात करी मुख्य रूप से, और वैदिक ईरा के साथ हमने उनकी बात भी की जो बुक्स में हमें मिलता है विवरण, और अनुश्रुति पर आधारित जो बातें हैं उनकी भी बात की। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा महाजनपद काल, जो कि 600 BC से स्टार्ट होता है। अब इस महाजनपद काल को हम पूरे भारत के रिस्पेक्ट में पढ़ने की बजाय केवल मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो तो वीडियो को करते हैं अब हम यहीं पर समाप्त, और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपकी तैयारी को एक कारगर और एक सही दिशा देगा। तो तीसरे लेक्चर का इंतज़ार कीजिए जिसमें हम महाजनपद युग की बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे मौर्य काल पर। सो फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।